हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपी पीएससी का फुल सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, और उस सिलेबस का ही पार्ट है आपका रूरल एंड रिसोर्स प्लानिंग। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा तो आप लेक्चर पूरा देखें। साथ ही अगर आप ये पीपीटी चाहते हैं कि ये पीपीटी आपको मिल जाए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे। आज हम पढ़ने वाले हैं रूरल एंड रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। इसके अंदर जो टॉपिक कवर किए जाएंगे: रूरल प्लानिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, रूरल प्लानिंग इन रिलेशन टू नेशनल एंड रीजनल पॉलिसीज, रिसोर्स प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल एंड रिसोर्स प्लानिंग की। रूरल एंड रिसोर्स प्लानिंग इन टाउन प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज टू मैनेज द यूज ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया में जो भी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, भले ही वो एग्रीकल्चर लैंड हो या कमर्शियल लैंड हो, इंडस्ट्रियल लैंड हो, उसको कैसे यूज़ करना। इट एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना ताकि हम आगे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचा और इकोनॉमी में भी वृद्धि करें। नेचुरल रिसोर्सेज प्रिजर्व करना, एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रूरल कम्युनिटीज़। तो रूरल कम्युनिटीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमें इंप्रूव करना है। हियर आर दी की कंसिडरेशन अप्रोचेस इन रूरल एंड रिसोर्स प्लानिंग विद इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाउन प्लानिंग। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लैंड यूज प्लानिंग। दोस्तों, लैंड यूज प्लानिंग में आता है जोनिंग रेगुलेशन एंड लैंड यूज प्लानिंग आर इसेंशियल टूल्स इन रूरल प्लानिंग। दे हेल्प डिजिग्नेट एरिया फॉर एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड अदर यूज ऑफ इंश्योरिंग दैट लैंड इज यूटिलाइज्ड इन अ मैनर दैट अलाइंस विद कम्युनिटी गोल्स एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो जो भी हमारा रूरल एरिया की जो लैंड है उसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट जोन में डिवाइड करना पड़ेगा कि ये जो लैंड है ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये नेचुरल रिसोर्सेज की लैंड है, ये रेजिडेंशियल लैंड है, ठीक है, ये कुछ कंजर्व लैंड है ना, ये कुछ डेवलपमेंट के लिए है। तो इस टाइप का हमें उसको बोल सकते हैं कि आप डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको प्रिजर्व कर पाएंगे। एग्रीकल्चर प्रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं, सपोर्टिंग द प्रिजर्विंग एग्रीकल्चर लैंड इज क्रूशियल फॉर रूरल प्लानिंग। दिस इन्वॉल्व्स में इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट farmland from urban sprawl, encouraging sustainable farming practices and providing incentives for farmer to continue their operation। तो देखिए दोस्तों, आजकल क्या देखने को मिल रहा है, ये लोग क्या करते हैं कि जो अपनी खेती की जो ज़मीन है उसे बेचकर और उसके अंदर कुछ प्लॉटिंग काट देते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए ताकि वो अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बरकरार रखें। साथ ही आप बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को सपोर्ट करना या रोकना, प्रिजर्व करना बहुत ही आज की तारीख में बहुत क्रूशल हो चुका है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल हेल्थ। तो जैसा कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहीं पर आप अलग अलग चीज़ें देखते हैं। आप वहाँ पर माइंस देखेंगे, है ना, कुछ वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई फॉरेस्ट आ रहा है, वहाँ पर कुछ लकड़ी मिलती है, टिम्बर मिलता है, अपने को अलग अलग जड़ी बूटी मिलती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिसोर्स हम गांव से ले रहे हैं या जंगल से ले रहे हैं या कोई नेचुरल रिसोर्स से वहाँ से ले रहे हैं, तो उसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल हेल्थ को बचा पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। प्लानिंग फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर is essential for improving connectivity, access to market and overall quality of life. This includes the development of transportation network, utilities, healthcare facilities and educational institution। तो गांव के अंदर ही ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। कनेक्टिविटी जो सिटी है, जो पास वाली सिटी ए है, मान लीजिए गांव है, तो वहाँ से कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, प्रॉपर रोड बने हो, ट्रेन कनेक्टिविटी भी हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर ही पास में कोई एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ पर जो है अप टू 12 और कॉलेज लेवल तक भी इंस्टीट्यूशन वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। रूरल हाउसिंग पॉलिसीज। Policies should be in place to guide rural housing development, taking into account the need for affordable housing, preserving cultural heritage and ensuring that the new development are in harmony with the rural landscapes। तो वहाँ पर जो घर बनाने हैं, हाउस बनाने हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जैसे कई बार आपने देखे होंगे गांव में जो कुछ एरिया होता है जहाँ पर मिट्टी के घर, बहुत सुंदर सुंदर वो घर बनाते हैं, तो उस टाइप की एक रूरल एरिया में भी हार्मोनी स्थापित हो, इस टाइप से हमें रूरल हाउसिंग पॉलिसीज़ वहाँ पर इंक्लूड करनी पड़ेगी। Community engagement involving local communities in the planning process, critical local knowledge and community input can provide valuable insights
इनटू द यूनिक नीड्स प्रेफरेंस एंड कंसर्न्स ऑफ द रूरल रीजन। तो जो गांव के जो लोग हैं उनकी क्या नीड्स हैं, तो हमें कम्युनिटी को भी इंगेज करना पड़ेगा उसके अंदर, ताकि हम उनकी बेसिक नीड्स, हम एक सर्वे कर सकते हैं, है ना, पंचायत में हो सकता है आपका, तो आप उनकी बेसिक नीड्स के बारे में जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देते हैं। Conservation and environmental protection. Conservation planning aims to protect ecologically sensitive area, wildlife habitat and natural landscape. Implementing environmental protection measures ensure the development activities do not harm the long-term health of the ecosystem. कई बार कुछ विलेजेस के पास में कुछ इकोसिस्टम होता है, स्पेशल टाइप की स्पीशीज़ वहाँ पर पाई जाती है, जैसे टाइगर हो गया, घड़ियाल हो गया आपका, है ना, इस टाइप की स्पेशल स्पीशीज़ पाई जाती है। तो हमें वहाँ पर डेवलपमेंट को लिए और सख्त रूल करने पड़ेंगे ताकि उस इकोसिस्टम की लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रभाव ना पड़े। टूरिज्म प्लानिंग रूरल एरिया ऑफन हैव नेचुरल एंड कल्चरल एसेट्स दैट अट्रैक्ट टूरिज्म। टूरिज्म प्लानिंग शुड बैलेंस द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ टूरिज्म विद नो नीड टू प्रिजर्व एंड लोकल एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी कैरेक्टर। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास के गाँव में ही कोई एक बोल सकते हो आप, कोई झरना है, कोई पहाड़ी वाला एरिया है, वहाँ पर हम लोग उसको टूरिज्म के रूप में प्लान कर सकते हैं। जो आपने देखे होंगे कहीं जो हिल सिटीज़ होती है वहाँ पर वो अलग से आपसे एनवायरमेंटल टैक्स लेते हैं। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन प्लानिंग शुड सपोर्ट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इन रूरल एरिया टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सिंगल इंडस्ट्री। दिस माइट इन्वॉल्व प्रमोटिंग स्मॉल बिजनेस, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। गाँव में जनरली जो बिजनेस होता है वो देखा जाए तो वो क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन होता है, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अगर हम वहाँ पर लगाएं तो केवल एनिमल और एग्रीकल्चर के ऊपर ही उनकी डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो दूसरे काम भी वहाँ से कर पाएंगे। लैंड कंजर्वेशन एंड ग्रीन बेल्ट इस्टेब्लिशिंग ग्रीन बेल्ट अराउंड रूरल एरियाज कैन हेल्प प्रिवेंट अर्बन स्प्रॉल, प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट एंड मेंटेन द एस्थेटिक अपील ऑफ द कंट्री साइड। तो दोस्तों ये बात, अगर वहाँ पर कोई नेचुरल लैंड अवेलेबल है और नेचुरल हैबिटेट अवेलेबल है ना, तो हमें उसको मैनेज करना है, उसको कंजर्व करना है, ताकि एक एस्थेटिक व्यू जो है बाहर की साइड, कंट्री साइड मतलब बाहर की साइड एक एस्थेटिक व्यू बना रहे। क्लाइमेट रेजिलेंस की अगर मैं बात करूं, प्लानिंग फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस इज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन रूरल एरियाज। दे इंक्लूड एड्रेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू एनहेंस रेजिलेंस इन एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्लाइमेट जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो होते हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उनके लिए हम हमारी जो प्लानिंग है उसके अंदर कुछ स्पेशल मेजर्स ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी इंप्रूविंग डिजिटल कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज कैन ओपन अप न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनहेंस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्लानिंग शुड बी कंसिडर स्ट्रेटजीज टू ब्रिज डिजिटल डिवाइड। तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ होने लगा है, तो हम टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करते हुए वहाँ पर हेल्थ केयर की, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं। लैंड यूज पॉलिसीज टू एड्रेस अर्बनाइजेशन प्रेशर रूरल प्लानिंग शुड एंटिसिपेट एंड मैनेज द प्रेशर रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन पॉलिसीज शुड गाइड रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट टू अवॉइड अनप्लान्ड स्प्रॉल एंड मेंटेन द रूरल कैरेक्टर। तो इस टाइप की लैंड यूज पॉलिसीज होनी चाहिए कि अर्बनाइजेशन जो है उसको रिड्यूस कर पाएँ, लोग वहाँ से छोड़कर गांव से बाहर ना जाएं और रूरल कैरेक्टर को मेंटेन रखें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जैसे आपने देखा होगा, अभी सुना होगा कि दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में क्या हो रहा है कि पराली जला रहे हैं, हरियाणा पंजाब में, तो दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ ध्यान रखना है जिससे हम सोइल की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाएँ, बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ ना कर पाएँ, है ना, वाटर रिसोर्सेज को मेंटेन करें, बायोडाइवर्सिटी विद वाइल सपोर्टिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज़। जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ है, जो किसान हैं, उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी भी बनी रहे और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहे। Emergency preparedness and response. Rural planning should include measures for emergency preparedness and responses, especially considering the unique challenges that rural areas may face in terms of access of services, infrastructure during emergency. जनरली क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी एरिया होता है ना, तो वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं मिलती है या रोड की कनेक्टिविटी इतनी ख़राब होती है कि कई बार मरीज को पहुँचने में टाइम लग जाता है। साथ ही अगर कोई अर्थक्वेक या कोई बाढ़ वाला कंडीशन आती है तो वो जो एरिया है वो कहीं ना कहीं दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्सिव टीम की गठन करना पड़ेगा जो ऐसे टाइम पर बहुत अच्छे से काम आ सके। रूरल प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स।
तो दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक में एक टेलीग्राम चैनल दे रखा है, वहाँ पर मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करवा दूंगा और तो आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। रूरल प्लानिंग कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं। रूरल प्लानिंग इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग प्रिंसिपल स्ट्रेटजीज टू मैनेज एंड गाइड डेवलपमेंट रूरल एरियाज। तो इट एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन टू इम्प्रूव द ओवरऑल वेलबींग ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छी हो, सोशल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर अच्छी हो और एनवायरमेंटल को भी ध्यान में रखते हुए जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी वेलबींग के लिए हमें काम करना है। आइए कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूरल प्लानिंग। सबसे पहले आएगा इसमें सस्टेनेबिलिटी। रूरल प्लानिंग एम्फेसाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीकिंग टू मीट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। देखिए सस्टेनेबिलिटी का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। सस्टेनेबिलिटी मतलब इसमें 3 चीज़ें आती है अपने पास, है ना, इकोनॉमिक, है ना, एनवायरनमेंट और कल्चर। तो हमें जो डेवलपमेंट करना है ऐसा करना है कि वहाँ का कल्चर भी मेंटेन रहे, एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे और इकोनॉमिकली भी वो इकोनॉमिकली भी वो बूस्ट करे। तो हमें ऐसे प्रैक्टिसेस का यूज़ करना है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उनके लिए हम उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज अ फंडामेंटल आस्पेक्ट ऑफ रूरल प्लानिंग इन्वॉल्विंग ये आपको पता है कि अगर आप कम्युनिटी को एंगेज करेंगे प्लानिंग में तो कहीं ना कहीं उससे उनकी जो नीड्स हैं उसके ऊपर आप काम कर पाएंगे। लैंड यूज़ प्लानिंग मैंने आपको बता ही दिया कि लैंड यूज़ प्लानिंग में आपको अपनी जो लैंड है उसको डिफरेंट जोन्स में आप डिवाइड कर देंगे। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। रूरल प्लानिंग में इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम लोग छोटी छोटी इंडस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के अलावा स्मॉल स्केल बिजनेस जो हैं और टूरिज्म को प्रमोट करने की तरफ हम काम कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग वाटर, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी इज क्रिटिकल इन रूरल प्लानिंग। तो नेचुरल रिसोर्स का भी हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा जैसे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इनका हमें वहाँ पर डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि रूरल एरिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारा जा सके। प्रिजर्वेशन ऑफ रूरल कैरेक्टर्स। रूरल कैरेक्टर देखिए हर गांव की कुछ खासियत होती है, वहाँ की कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ हेरिटेज होता है ना। लो डेंसिटी डेवलपमेंट को हमें मेंटेन करना है कि गांव में जो है आराम से घर दूर दूर रहें, पास पास बिल्कुल एकदम जैसे यहाँ पर सिटीज़ में होता है वैसा नहीं होना चाहिए। डिजिटल कनेक्टिविटी उनके पास हमेशा होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से वो डायरेक्ट कनेक्ट पाएँ। क्लाइमेट रेजिलेंस की तरफ आप काम कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर वेदर इवेंट्स जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उसमें आप शिफ्ट एग्रीकल्चर पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं और ऐसी प्रैक्टिसेस का यूज़ कर सकते हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्लान करके और क्लाइमेट रेजिलेंस आप वहाँ पर बचा सकें। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर नहर निकालेंगे, नालियाँ देंगे, बड़ी चौड़ी नालियाँ। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस हिसाब से घरों के लोगों को उनको टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ रूरल प्लानिंग। तो दोस्तों आप ये थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। लोकल गवर्नमेंट सच एस कंट्री, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्ले सेंट्रल रोल इन रूरल प्लानिंग। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इम्प्लीमेंटिंग लैंड यूज प्लान रेजुलेशन। तो सबसे पहले गांव में अगर हम बात करें तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो उनकी पंचायत होती है ना, जो उनकी पंचायत होती है वो सबसे पहले जिम्मेदार होती है प्लानिंग के लिए। फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट विद इन लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर प्लानिंग डिपार्टमेंट आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रूरल प्लानिंग पॉलिसीज। दिस डिपार्टमेंट में इंक्लूड अर्बन एंड रूरल प्लानर्स, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है कि जो अर्बन एंड रूरल प्लानर्स हैं, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं, इन लोगों का भी हम यूज़ कर सकते हैं उनके प्लानिंग में। ये मतलब जो ये काम आ रहा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में। फिर उसके बाद देखिए सबसे पहले लोकल लेवल पे, फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट, फिर पूरे रीजन के, है ना। तो इन सम केसेस रीजनल प्लानिंग एजेंसीज कोऑर्डिनेट प्लानिंग एफर्ट्स अक्रॉस मल्टीपल लोकल जुरिडिक्शन। दे फैसिलिटेट कोलैबोरेशन, एड्रेस इशू एंड द ट्रांसेंड इंडिविजुअल मल्टी म्यूनसिपलिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो जैसे मान लीजिए आपके गांव के एरिया में कोई नदी बहती है, वहाँ पर कोई डैम बनाना है तो वहाँ पर फिर रीजनल प्लानिंग एजेंसीज उसके अंदर आती है। साथ ही नेशनल स्टेट गवर्नमेंट्स में प्रोवाइड ओवरचिंग पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क दैट गाइड रूरल प्लानिंग। दे ऑफन एस्टेब्लिश रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, अलोकेट रिसोर्सेज एंड सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग एट द लोकल लेवल। तो नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट भी रूरल प्लानिंग के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हीं के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वही आपको सपोर्ट करेगी लोकल लेवल पे।
डेवलपमेंट एजेंसीज, कुछ डेवलपमेंट एजेंसी होती है, पब्लिक डेवलपमेंट एजेंसी होती है, प्राइवेट डेवलपमेंट एजेंसीज होती है, मे बी इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम इन रूरल एरियाज. दीज एजेंसी ऑफन वर्क इन कोलैबोरेशन विद लोकल कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट टू एड्रेस पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स. तो कुछ एजेंसी होती है डेवलपमेंट एजेंसी जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, वो जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके साथ मिलकर रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है. साथ ही कुछ एनजीओज होते हैं जो गाँव में अलग अलग टाइप की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ना, हेल्थ केयर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन, उन्हें अलग अलग सेक्टर में वो फोकस करते हैं और काम करते हैं. Research institution and university. Research institution and university contribute to rural planning by conducting studies, providing data analysis and offering expertise on various aspects of rural development. तो अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो सिटी एरिया में रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है, वे भी अपनी डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ रूरल प्लानिंग के लिए कर सकती है. कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, लोकल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ग्रास रूट एसोसिएशन, कॉर्पोरेटिव्स आर एसेंशियल partners in rural planning. They represent the interest of the community and can be involved implementation development project. तो जिस गांव में जो कम्युनिटी एरिया आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर ब्राह्मण बहुत ज़्यादा है, कहीं जगह जैन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करनी पड़ेगी. इससे हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा. Private sector. The private sector including business and entrepreneurs can contribute to rural planning through investment, job creation and कोलैबोरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. तो प्राइवेट सेक्टर्स भी गांव के अंदर आ सकते हैं, अपने इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ है गांव के लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं. साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गांव के डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स में प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री. जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर अगर हम रूरल एरिया को कोई स्पेशली डेवलप करने के लिए कोई प्रोजेक्ट अगर हम इंटरनेशनल बैंक के पास, इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनके पास जाएंगे तो वो भी उसके लिए फंड करते हैं. रूरल प्लानिंग इन रिलेशन टू नेशनल एंड रीजनल पॉलिसीज़. तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ ही आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल, लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. Rural planning in relation to national and regional policies. Rural planning is closely tied to national and regional policies as it operates with the broader framework set by these higher level governing structures. The integration of rural planning in national and regional policies ensures coherence, alignment of goals, effective implementation of development strategies. तो जो नेशनल एंड रीजनल पॉलिसीज़ आती है, हर साल एक बजट आता है, ठीक है. तो बजट के अंदर अलग अलग पॉलिसीज़ होती है. जैसे आपने देखा होगा कि सोइल हेल्थ कार्ड है आजकल, है ना. इसके अलावा आप देख सकते हो कि किसान निधि योजना है, किसानों के खाते में 6,000 रुपये गवर्नमेंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रही है. तो अलग अलग रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट स्ट्रेटजी, प्रधानमंत्री PMGSY है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है. तो ये अलग अलग चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. तो पहले आता है पॉलिसी अलाइनमेंट की बात करते हैं. नेशनल लेवल पे बात करते हैं लैंड यूज पॉलिसी. नेशनल लैंड यूज पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क सेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस ऑन द एलोकेशन ऑफ लैंड फॉर वेरियस पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो URDPFI गाइडलाइंस है ना, आपने पढ़ी होगी. और गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग गाइडलाइंस टाइम टू टाइम जारी होती रहती है अलग अलग चीज़ों के लिए कि हमें जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसको कैसे अलॉट करना है, कितनी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, कितनी कंजर्व लैंड होनी चाहिए, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेजिडेंशियल के लिए. इकोनॉमिक पॉलिसीज. नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज इन्फ्लुएंस रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग इनिशिएटिव्स फॉर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, जॉब क्रिएशन, सपोर्ट फॉर रूरल इंडस्ट्रीज. तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी नेशनल लेवल पर बनती है जिससे गांव के अंदर जॉब क्रिएशन को बढ़ावा मिले, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन मिले. एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ भी नेशनल लेवल पे बनती है कि हम लोग रूरल प्लानिंग एफर्ट्स बाय आउटलाइनिंग स्टैंडर्ड फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो उस एरिया का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको हमें डेवलप करना है सस्टेनेबल मैनर में. डिफरेंट पॉलिसीज़ बनती है. फिर जो पॉलिसीज़ बनती है वो रीजनल लेवल पे बनती है. रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं. रीजनल प्लान ऑफन प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन नेशनल पॉलिसी एंड लोकल नीड्स, ऑफरिंग स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर रूरल डेवलपमेंट दैट अलाइन विद बोथ ओवरएचिंग नेशनल गोल्स एंड रीजनल प्रायोरिटीज़. तो हर एक रीजन की कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ होती है. जैसे कहीं पर पानी अवेलेबल नहीं, कहीं पर बिजली अवेलेबल नहीं है, और गवर्नमेंट का भी रहता है कि हमें हर जगह पर पानी बिजली अवेलेबल कराना है. तो उसमें जो प्रायोरिटी बेसिस है उसको वो कनेक्ट करती है लोकल लेवल से नेशनल लेवल पे. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान. रीजनल प्लान्स में एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड दैट आर क्रिटिकल फॉर रूरल एरिया सच एज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड यूटिलिटीज, इंश्योरिंग दैट रीजनल डेवलपमेंट अलाइंस विद नेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान जो है वो रीजनल लेवल पे अगर हम बात करें, रीजनल प्लान्स जो हैं ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, यूटिलिटीज़ को बढ़ावा देना, हॉस्पिटल को खोलना,
है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना, इस टाइप के हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान जनरली प्रोवाइड करते हैं रीजनल लेवल पे। फिर आता है रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन की बात करें नेशनल लेवल पे, तो सबसे पहले बजटरी अलोकेशन। नेशनल बजट अलोकेट रिसोर्स फॉर वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग रूरल डेवलपमेंट, फंडिंग फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो हर साल मैंने आपको बताया कि एक बजट पारित होता है जिसमें रूरल हेल्थ केयर के लिए अलग बजट पारित होता है, एजुकेशन के लिए अलग बजट पारित होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना, ऐसे कुछ अलग होते हैं। ग्रांट प्रोग्राम्स, नेशनल गवर्नमेंट्स में इंट्रोड्यूस ग्रांट प्रोग्राम टू सपोर्ट स्पेसिफिक रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर लोकल अथॉरिटीज टू इंप्लीमेंट प्रोजेक्ट अलाइंड विद नेशनल गोल्स। तो गवर्नमेंट के जो नेशनल गोल्स हैं उनको अलाइन करते हुए अगर कोई गांव कोई प्रोजेक्ट करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल ग्रांट्स भी प्रोवाइड करती है। रीजनल लेवल की अगर बात करें तो रीजनल बजट्स होते हैं। रीजनल गवर्नमेंट प्ले रोल इन रिसोर्स अलोकेशन इंश्योरिंग दैट फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली अमंग डिफरेंट एरियाज। रीजनल बजट्स में प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स दैट कंट्रीब्यूट टू रूरल डेवलपमेंट विद इन दी जुडिसिक्शन। तो कुछ रीजनल बजट्स भी होते हैं जिसमें उस एरिया की जो स्पेशलिटी होती है उसके ऊपर बजट का फोकस किया जाता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नेशनल लेवल पे होती है जोनिंग रेगुलेशन। नेशनल गवर्नमेंट ऑफन सेट ओवररीचिंग जोनिंग रेगुलेशन गाइड फॉर लैंड यूज प्लानिंग। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जो है नेशनल लेवल पे उन्होंने बता रखे हैं। रीजनल जोनिंग भी होती है कि हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट नेशनल जोनिंग रेगुलेशन टू बेटर सूट रीजनल, जो रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको सूट करते हुए हमें नेशनल लेवल की जो जोनिंग हमारी है उसको हमें बोल सकते हैं कि आप सूट करते हुए हमें उसको यूज़ करना है। ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर बात करते हैं नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट जो है अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ के लिए प्रोवाइड कराती है ना, लोकल प्लानर्स, ऑफिशियल एंड कम्युनिटी लीडर्स टू एनहेंस देयर कैपेसिटी रूरल प्लानिंग। तो उसके लिए जैसे जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोफेसर्स हैं गांव में जो न्यू टेक्निक्स हैं, न्यू जो क्रॉप टेक्निक्स हैं उनका इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रीजनल लेवल पे भी बोल सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। रीजनल बॉडीज में कोऑर्डिनेट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ब्रिंगिंग टुगेदर एक्सपर्टाइज फ्रॉम वेरियस एरियाज टू सपोर्ट इफेक्टिव रूरल प्लानिंग अक्रॉस मल्टीपल लोकेलिटीज़। तो मैंने ये बताया रीजनल लेवल पे भी वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स को टाइम टू टाइम गाँव में अंदर भेजते हैं, वो अपनी स्टडी करते हैं, गाँव के लोगों को टीच करते हैं, नई टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। Policy implementation national level monitoring and evaluation national government are typically responsible for monitoring and evaluating the implementation of rural development policies ensuring and goals to meet them making adjustment as needed। तो पॉलिसी बना तो दी गवर्नमेंट ने कि भैया हम किसानों के खाते में 6,000 रुपये डालेंगे या प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हम जो है 10,000 किलोमीटर लंबी रोड गाँव के अंदर बनाएंगे, लेकिन उसका टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंटेशन और उसका बोल सकते हैं कि उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीजनल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन एंड ओवरसाइट रीजनल प्लानिंग अथॉरिटीज प्ले रोल इन कोऑर्डिनेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद इन देयर जुरिडिक्शन, ओवरसीइंग लोकल गवर्नमेंट्स एफर्ट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट व्हेन नेसेसरी। तो रीजनल लेवल पे भी वो जो है आप बोल सकते हैं कि अथॉरिटी है डिफरेंट, बोल सकते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में जो आ रहा है उस हिसाब से वो एफर्ट करके पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवा सकती है। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होते हैं। नेशनल गवर्नमेंट में एंगेज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजिंग सच एज द यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, रीजनल बॉडीज टू एक्सेस द रिसोर्स एंड एक्सपर्टाइज द रूरल डेवलपमेंट। तो कोई भी एक विलेज है उसके डेवलपमेंट के लिए नेशनल गवर्नमेंट जो है आगे भेज सकती है कि हमें इस गांव में जो है भूखमरी बहुत ज़्यादा है या इस गांव में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो यहाँ पर हम एक वाटर का सोर्स लाने वाले हैं, उसका बजट जो है वो 1,000 करोड़ रुपए है, तो आप उसके लिए बजट प्रोवाइड कर दीजिए। फिर रीजनल लेवल पे जो इंटीग्रल कोऑर्डिनेशन होता है, जो लोकल बॉडीज़ होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती है, उनके बीच में रीजनल लेवल पर वो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। रिसोर्स प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट आपको जब आपका मेन एग्जाम होगा उसमें लिखना पड़ेगा, तो दोस्तों इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखें। रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल प्लानिंग इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक एफर्ट टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ नेचुरल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्स इन रूरल एरियाज। मतलब रिसोर्स प्लानिंग जो है हमारे पास अवेलेबल है
जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें ऑप्टिमाइज़ करके यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम रूरल एरिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कोई झील है, कोई नदी है, कोई तालाब है, कितने लोग वहाँ पर रहते हैं, और फाइनेंशियल जो है कि उनका कैसा बैकग्राउंड है, उन सबको हमें प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा। दिस अप्रोच एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनहेंस द वेलबींग ऑफ रूरल कम्युनिटीज़ एंड एंश्योर द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए ये लाइन है ना, जब आप मेन एग्जाम लिख रहे होंगे तो आप हर जगह लगा सकते हैं कि भैया हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, वेलबींग ऑफ रूरल कम्युनिटी है उनको हम लोग बढ़ावा देंगे, साथ ही हम लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ एनवायरनमेंट को भी इंश्योर करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या एस्पेक्ट्स हैं रिसोर्स प्लानिंग के। सबसे पहला आता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सब लैंड यूज़ प्लानिंग ही है इसके अंदर। डिफरेंट टाइप लैंड यूज़ में हम उसको डिवाइड कर देंगे। वाटर रिसोर्सेज, अब देखिए वाटर रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर इकोसिस्टम है ना। मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर एंड इकोसिस्टम हेल्थ। दिस इन्वॉल्व इरीगेशन सिस्टम्स, वाटरशेड मैनेजमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। तो गांव के लोगों को हमें एजुकेट करना पड़ेगा वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के बारे में, साथ ही जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, इरीगेशन प्रैक्टिसेस वहाँ पर डेवलप करनी पड़ेगी। Forestry and biodiversity conservation, integrating strategies for sustainable forestry practices and biodiversity conservation helps protect natural habitat, maintain ecosystem service and support the livelihood of rural communities। तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट्री है, जो फॉरेस्ट है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें स्ट्रेटजीज लानी पड़ेगी। सोइल कंजर्वेशन, सोइल बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एग्रीकल्चर का। सोइल कंजर्वेशन मेजर जैसे सोइल हेल्थ कार्ड है ना, इस टाइप की गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है। such as contour plowing, agroforestry help prevent soil erosion and degradation, ensuring the low term fertility of agriculture lands। जैसे कंटूर प्लोइंग क्या होता है कि आपने एक लेवल, जैसे पहाड़ी पे आप तो एक लेवल प्लान किया, वहाँ पर आप फिर नीचे आए, वहाँ पर आपने क्रॉप ली, फिर नीचे आए, वहाँ पर आपने क्रॉप सो करी। तो इस टाइप्स की चीज़ों से हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं और उनका कटाव, सोइल इरोजन, डिग्रेडेशन है ना, ख़त्म होना, ये रोक सकते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, crop diversification, encouraging the diversification of crops help enhance resilience of pest, disease and climate variability, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो हम क्या कर सकते हैं कि अलग एक ही खेत के अंदर हम टाइम टू टाइम डिफरेंट जो है क्रॉप्स वो लगा सकते हैं। एग्रो इकोलॉजी, अडेप्टिंग एग्रो इकोलॉजी प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इनटू एग्रीकल्चर सिस्टम, एम्फेसाइजिंग बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूस केमिकल इनपुट्स एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। तो एग्रो इकोलॉजी का हम ध्यान रखें, जो एग्रीकल्चर है उसकी इकोलॉजी मतलब जो मिट्टी है, जो फसल है, उसके अंदर कम से कम केमिकल का यूज़ करें और सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा दें। Extension services, providing rural farming with access to extension services, agriculture education and information on best practice contributes to improved productivity and sustainable agriculture development। तो हम कुछ एक्सटेंशन सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हो, कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ गई उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, जो सिटी एरिया है ना, जो आपका रूरल एरिया, उन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। एनर्जी एक्सेस, इंश्योरिंग एक्सेस टू रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज इन रूरल एरिया, सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंप्रूव लिविंग कंडीशन एंड एनहेंस द ओवरऑल डेवलपमेंट। तो जो एनर्जी एक्सेस है, जो एनर्जी सोर्सेज हैं वहाँ पर है ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बिजली, गांव में आपने सुना होगा बिजली टाइम टू टाइम नहीं आती है, तो उनको भी सपोर्ट करने के लिए हमें उसको इंक्रीज़ करना है। रूरल कनेक्टिविटी, एनहेंसिंग डिजिटल एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, प्रमोट्स कनेक्टिविटी, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड पार्टिसिपेशन इन ब्रॉडर इकोनॉमी। तो गाँव में अगर हम इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, तो उनका जो है ब्रॉडर इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी की ऑब्वियसली बात है, कम्युनिटी मैंने आपको बताया, कम्युनिटी डेवलपमेंट से उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम कर सकते हैं, बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कम्युनिटी सेंटर्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्कूल, क्रिएट फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलेंट रूरल कम्युनिटीज़। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ावा दे सकते हैं। लोकल जो कम्युनिटी है उनका सजेशन ले सकते हैं, जो उनकी प्रायोरिटीज है उसके बारे में जान सकते हैं। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट, फोस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज, इनकरेज इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, जॉब क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल बिजनेस। तो जो लोकल बिजनेस है उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। एमएसएमई का नाम सुना होगा आपने, लोन प्रोवाइड करते हैं मिडिल स्केल जो बिजनेस होते हैं, ठीक है।
वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर, सपोर्टिंग वैल्यू एडेड एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर सच एज फूड प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस कैन इंक्रीज इनकम अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। तो जो हम लोग वहाँ का क्लाइमेट देखकर जो वहाँ पर बोल सकते हैं कैश क्रॉप जो होती है, कपास होती है, इस टाइप के जो है जिससे पैसा ज़्यादा मिलता है, उस टाइप के रूरल एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दे सकते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट रेजिलेंस प्रैक्टिसेस, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेचुरल रिजर्व्स प्रिजर्वेशन, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स सच एज वेटलैंड फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट्स क्लाइमेट रेगुलेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम पे हम काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सेस टू फाइनेंस, फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू फाइनेंस सर्विसेज इंक्लूडिंग क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस, एम्पावर्स रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। तो जो छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज होती है, जो 50,000 का 1 लाख का जो लोन देते हैं, गाँव के लोग उसका यूज़ करके अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोवाइड रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो गांव के अंदर कोई बैरन लैंड पड़ी है तो वहाँ पर हम किसी फैक्ट्री वाले को या किसी पर्टिकुलर बड़े प्लेयर को इनवाइट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आके अपना प्लांट लगाइए, इसके लिए हम बिजली और पानी की सुविधा आपको देंगे, साथ ही गाँव का भी इससे डेवलपमेंट होगा। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एज टेक सोल्यूशन, embracing agriculture technology innovation can enhance productivity, reduce resource use and improve the efficiency of rural agriculture practices। तो एजीटेक जो सॉल्यूशंस हैं एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है हमें। डिजिटल सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल सॉल्यूशन फॉर रूरल प्लानिंग सच एज जीआईएस, है ना। अगर आप जीआईएस का यूज़ करेंगे रूरल प्लानिंग में तो इससे हमें डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में काम मिलेगा और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन में हमें काम मिलेगा। दोस्तों, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन रूरल प्लानिंग, अगर आप अभी तक मेरा यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आइए पढ़ते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन रूरल प्लानिंग। जो कम्युनिटी वहाँ पर रह रही है उनको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोग एज ए सर्वे करके यूज़ कर सकते हैं, है ना, और उनका क्या योगदान होता है रूरल प्लानिंग में, आइए पढ़ते हैं। Community engagement, participatory planning process, engaging community members in the planning process from beginning help ensure that their voices are heard। मतलब आप ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ही गांव के अंदर प्लानिंग करें, जो वहाँ लोग रहते हैं उनकी बात सुनी जाए और उनको प्लानिंग में यूज़ किया जाए। नीड असेसमेंट, कंडक्टिंग थ्रू नीड्स असेसमेंट विद द कम्युनिटी हेल्प्स आइडेंटिफाई प्रायोरिटीज एंड चैलेंजेस। दिस इंश्योर्स that planning effort address the most pressing issues and contribute sustainable development। तो वहाँ का हमें नीड असेसमेंट करना पड़ेगा, लोकल नॉलेज का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, जो एक्सपर्टाइज कम्युनिटी मेंबर्स हैं। residents often have valuable insight into the area history, environment and specific needs that can inform planning decisions। तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके पास कुछ वैल्यूफुल इंसाइट्स होती है कि यहाँ पर कोई पुरानी हवेली हुआ करती थी, हम इसे एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो उस टाइप का हमें यूज़ करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जो नए नए मैंने बताया कोई टेक्निक्स आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका हमें टाइम टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है, लीडरशिप पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, टेक्निकल स्किल्स पे, है ना। तो इससे उनका एक कम्युनिटी डेवलपमेंट में इनिशिएटिव्स में एक एक्टिव रोल हो जाएगा। Communication and information sharing, transparent communication, open and transparent communication is essential for building trust between planner authorities and communities। जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे उनका आपस में ट्रस्ट बढ़े। इंफॉर्मेशन डिसिमेशन, providing relevant information about proposed project plan and potential impact ensure that community members are well informed, can make informed decision। तो informed डिसेसमेंट मतलब आप बोल सकते हैं कि जो वहाँ पर प्रोजेक्ट प्लान्स हमने प्रपोज कर रखे हैं तो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको वो वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। साथ ही जो पोटेंशियल इम्पैक्ट्स उसके ऊपर आने वाला है उसका भी कम्युनिटी मेंबर्स को पता होना चाहिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्युनिटी सेंटर्स, इस्टेब्लिशिंग कम्युनिटी सेंटर प्रोवाइड स्पेस फॉर मीटिंग, कल्चरल एक्टिविटीज़, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमें वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। Empowerment and inclusive decision making, ensuring that decision making process are inclusive and involve diverse communication member including marginalized groups, promote social equity and avoid the marginalization in certain population। Empowerment of vulnerable, special attention should be given to empowering vulnerable groups such as women, youth, indigenous population, ensuring that the prospective are considering इन प्लानिंग एफर्ट्स। तो वहाँ पर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे महिलाएं हो गई, जो बूढ़े लोग हो गए, उनको हमें एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना है। सस्टेनेबल लिवलीहुड, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़,
लिवलीहुड अपॉन हेल्प प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूस, जैसे इकोनॉमिक जनरेटिव जैसे पशुपालन हो गया, कोई स्पेशल टाइप की खेती, कैश क्रॉप की खेती हो गई, एग्रीकल्चर सपोर्ट हमें करना है कि उन्हें प्रॉपर लोन मिल जाए, साथ ही टाइम टू टाइम उनके खाते में पैसे आ जाएं, या ऐसा आप उनको जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है उनके लिए बोल रहा हूँ, तो वैसी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कल्चरल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, रिकॉग्नाइजिंग प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कम्युनिटी इज एसेंशियल, प्लानिंग एफर्ट शुड कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्रिकल लैंडमार्क्स, cultural event and festivals, incorporating cultural events and festivals into planning initiative foster a sense of community pride and identity। तो जैसे वहाँ पर कोई कल्चर फेमस है, जैसे आप राजस्थान में आएंगे जैसलमेर की साइड कल्चर बहुत फेमस है कि वहाँ पर ऊँट की सवारी इस टाइप, तो उस टाइप का कल्चर हम वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं ताकि टूरिस्ट को भी वहाँ पर इनिशिएटिव्स मिले, आए लोग वहाँ पर, ठीक है। और जो कल्चर उनकी प्रैक्टिस है, जो उनकी ट्रेडिशन है, जो उनका खाना है, जो उनके हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स है, उनको भी हमें प्रिजर्व करना है। एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज इन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, एग्रीकल्चर लैंड, कंट्रीब्यूट्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, इंप्लीमेंटिंग कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इंकरेजेस रेजिडेंट्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोटेक्टिंग द लोकल एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो पानी के सोर्स अवेलेबल हैं, जो जंगल अवेलेबल है, जो एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसे कंजर्व करना है और कम्युनिटी बेस्ड जो लोग हैं उनको भी उसमें पार्टिसिपेट करवाना है ताकि एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्युनिटी ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम, सैनिटेशन, बिजली की सुविधाएं सब वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। मेंटेनेंस एंड ओवरशिप, इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज टू मेंटेन एंड ओनरशिप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, promote sustainability and ensure that these assets continue to benefit the community over a long term। तो जो भी वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसमें एक कम्युनिटी ओनरशिप आप ला सकते हैं, कुछ लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया इसकी साफ़ सफाई का ध्यान आप रखेंगे, है ना। गांव के लोग मिलकर, कोई मान लीजिए कोई वेल है तो कोई उसमें कचरा ना फेंके, या कोई पर्टिकुलर एक बड़ा कचरा पात्र वहाँ पर रखा है तो सबके सब मिलकर एक ओनरशिप की, हाँ ये आपका कचरा पात्र है, इसको ध्यान आपको रखना है, ये आपका कुआं है, इसका ध्यान, इसको गंदा नहीं करना है, तो एक ओनरशिप उनके अंदर आनी चाहिए। Monitoring and evaluation, community led monitoring, establishing mechanism for community led monitoring and evaluation of projects allows residents to assess the impact and the development initiatives and provide feedback for continuous improvement। Feedback mechanisms, creating feedback mechanisms that enable ongoing communication between planners and community। तो मतलब कम्युनिटी लीड मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लोग ही उसको मैनेज करेंगे, साथ ही टाइम टू टाइम हमें उनका फीडबैक भी लेना चाहिए जिससे हम उनकी प्रायोरिटी को डिसाइड कर सकें और उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकें। Partnership and collaboration, NGO and civil society collaboration, collaborating with non-government organizations, civil society groups strengthen community development initiative by bringing additional resource, expertise and support। जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको अगर हम NGO और सिविल सोसाइटी से उनसे कनेक्ट करा देते हैं तो उसका फ़ायदा हमें लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एंगेजिंग विद प्राइवेट सेक्टर कैन ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड एडिशनल रिसोर्स टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज़ करते हैं तो रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी उनका यूज़ किया जा सकता है। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पॉलिसी, एस्टेब्लिशिंग लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स दैट मैंडेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन सर्टेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंश्योर दैट कम्युनिटी एंगेजमेंट इज ए formalized and integral part of planning। Local government structure strengthening government structure and promoting decentralized empower कम्युनिटी टू टेक एन एक्टिव रोल इन देयर डेवलपमेंट। डिसेंट्रलाइज मतलब जैसे मेन सेंट्रल पावर है मोदी जी के पास है, फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास है, फिर पंचायत का। तो जनरली आप पंचायत को भी आप पावरफुल बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और आपका जो डेवलपमेंट है वो टाइम टू टाइम हो जाएगा। Conflict resolution mechanisms, developing mechanism for conflict resolution, dispute resolution, ensure that disagreement with the community or with the external stakeholder can be addressed promptly and constructively। मतलब अगर मान लीजिए किसी एक्सटर्नल कोई काम करने आ रहा है वहाँ पर और लोकल अथॉरिटी के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया है तो उसे हम कंस्ट्रक्टिवली उसको बोल सकते हैं कि आप कंस्ट्रक्टिवली उसको एड्रेस करेंगे और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाएंगे। mediation facilitation process can be employed to navigate differing perspective interest within the community, fostering and collaboration। तो जो गवर्नमेंट जो लोकल्स है जो वहाँ पर ओनर हैं गांव के लोगों के बीच में और प्राइवेट के बीच में, कई बार गांव वाले चाहते हैं कि ये नहीं आए तो उनके बीच में उसको उसके फ़ायदे समझाते हुए उस तरह से वो डेवलपमेंट करें। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का हम यूज़ करते हैं एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए। जीआईएस मैपिंग का हम यूज़ कर सकते हैं
कि स्पेशल प्लानिंग के लिए, ताकि उनकी लोकल नॉलेज और प्रेफरेंस को भी बढ़ावा मिले। Effective rural and resource planning requires a holistic and integrated approach considering social, economic, and environmental dimension. Development collaboration between local communities, government agencies, stakeholder is key to ensuring that planning। तो जो रूरल प्लानिंग है वो सभी लोगों को साथ में चलना है कि हमें सोशली भी बढ़ना है, इकोनॉमी भी बढ़ना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, साथ ही कोलैबोरेशन करना है लोकल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, राजस्थान मतलब स्टेट गवर्नमेंट में। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है और स्पेसिफिक जो नीड्स हैं, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम रूरल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इस पीपीटी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपको मेन एग्जाम में लिखना पड़ेगा, है ना, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।